What is environment? So here comes with the meaning of the environment. Environment stands for all those circumstances which are exerting their influence on the child since conception to death. तो जब जो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है एनवायरनमेंट, जहाँ भी चाइल्ड है, चाहे कोई भी फैक्टर्स है, चाहे उसके पेरेंटल हाउस है, चाहे नेबर्स है, चाहे स्कूल में, जो भी उसके एनवायरनमेंट में वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए. Consciously or unconsciously, environment molds the behavior and personality of the child. तो एक तरह से कॉन्शियसली भी दिखता है हमें, एक तरह से अनकॉन्शियसली भी हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है. Our innate abilities are modified by the circumstances. तो जो हमारे अंदर जो एबिलिटीज हैं और जैसे हमारे सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एबिलिटीज है वो भी चेंज हो जाती है. So person's environment consists of the total sum of stimulation which he receives from the time of his conception until death. तो वही आप कैसे स्टिमुलेट हो रहे हो, आपके सामने क्या एनवायरनमेंट है, आप कहाँ पर हो, तो जैसे आपकी लाइफ चलती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बनते रहते हैं टिल द डेथ, आपके अंदर आपकी अपनी डेवलपमेंट होती जाती है. Environment consists of physical, intellectual, social, moral, economic, political and cultural forces. So that is all the sum of the things जिसमें आपका complete part आएगा environmental factor में. हर तरह से आप physically, intellectually, socially, morally हर तरह से participate करोगे. All these forces do exert influence in molding the personality and behavior of the child. तो सारे ये फोर्सेस हैं जो आप एनवायरनमेंट में हो, आप कौन सी सोसाइटी में हो, आपकी मोरल वैल्यूज क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका फिजिकली आप कितने फिट हो, ठीक है, तो ये सारा आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप किस कल्चर पे हो, तो वो सारे फैक्टर्स आपकी पर्सनालिटी, आपकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट करेंगे. This is the environmental factors. The child goes through all the parts of the environment. So the first is physical environment. Physical environment में क्या आ जाएगा, जो भी food, temperature, climate, home and school building. तो आप क्या खाना खा रहे हो, कैसा वहाँ का टेम्परेचर है, क्लाइमेट कैसा है, आपका घर कैसा है, स्कूल कैसा है, तो वो जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट जो वो फेस कर रहा है, जो उससे वो देख रहा है, तो वो उसकी डेवलपमेंट में इफेक्ट करेगा. सेकेंड इज सोशल एनवायरनमेंट. तो सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा पेरेंट्स, members of the family, relatives, playmates, friends, neighbors, teachers and society. तो जितने भी सोशल एनवायरनमेंट, जितने भी वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, that comes under social environment. Then comes emotional environment. It consists of emotional nature, like parents की कैसी nature है, friends, relatives, तो उनके इमोशनल कैसे हैं, तो वैसे ही आपके भी अंदर वैसे ही इमोशंस चलने शुरू हो जाएंगे. So this all comes, the environment का एक पार्ट बनता है. So basically जो environment है इसमें आपको ये सब मेंशन करना है कि what जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो भी लिविंग पीपल एंड प्लस जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो चीजें हैं वो सारा एनवायरनमेंट का रोल प्ले करता है. तो आपको एनवायरनमेंट जो है, जैसे हमने हेरिडिटी का किया था, ऐसे एनवायरनमेंट के भी एनवायरनमेंटलिस्ट जो हैं उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए कि व्हाट आर द फैक्टर्स of the environmental factors which play a role in the development of the child. तो बहुत सारे फैक्टर्स थे और उसमें उन्होंने कंक्लूड किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें से उन्होंने देखा कि जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इवन मोर देन हेरिडिटी. अगर आपकी हेरिडिटी जेनेटिक लेवल जो है वो एक सर्टेन लेवल का है और आपको एनवायरनमेंट वैसा प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप बच्चा ग्रो नहीं कर, बच्चा डेवलप नहीं हो सकता. और अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर में आपका लेवल हाई है और आपको एनवायरनमेंट बिल्कुल बंद कमरे में रख दिया है, जैसे एक बच्चे को 3 साल का बच्चा रूम में बंद कर दिया और उसके बाद 3-4 साल रूम में रहा, तो जब उसकी ग्रोथ देखेंगे तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी, वो वहीं पर जो उसने एबीसी सीखी थी बस वो एबीसी लेवल पर ही होगा, उसको भी वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आया होगा क्योंकि उसे वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला. सो एनवायरनमेंट वो ऐसे तो हेरिडिटी थ्रू द जेनेटिक लेवल से तो आपको बहुत डेवलप हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ बिकॉज आपको एनवायरनमेंट चाहिए डेवलपमेंट के लिए भी. तो विदाउट एनवायरनमेंट आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती. हेरिडिटी तो है ही है, लेकिन एनवायरनमेंट भी अगर नहीं है तो डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल. सो सारी फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग यू नीड.
So experiment किया था. First was Newman, Freeman and Holzinger in 1937. He reported a case study of 19 pairs of identical twins. तो identical twins ले लिए जो दोनों बिल्कुल सेम थे और 19 pairs ले लिए. They found that whereas the difference of the identical twins reared together was 5.9, it was 8.2 for the twins reared apart. In the study, he tried to compare the heredity factor with the help of identical twins. So basically इन्होंने क्या किया था कि heredity थोड़ा genes जो है वो almost same है, एक जैसे हैं आइडेंटिकल ट्विंस, लेकिन ट्विंस को अलग अलग कर दिया. एक पर्सन को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और दूसरा जो है लैक दैट एनवायरनमेंट. तो जिसे अच्छा एनवायरनमेंट मिला दैट ग्रोस टू अप टू द मैक्सिमम लेवल, और जिसे एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उसकी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है. सो इट शोज कि अकेला जो हेरिडिटी है दैट डजंट प्ले रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. यू नीड द एनवायरनमेंट आल्सो फॉर योर डेवलपमेंट. Then was Kodak's analysis. So Kodak analysis इन्होंने कहा था. The Kodak's analysis based on his experiments also emphasizes the importance environment. He studied, he fostered children. The true mothers of these children are tested on some mental tests. The average IQ of this group of 80 mothers was 87. Majority of the mothers fell below average, and so 53.8% had IQ below 90%, was borderline, and 13.8 were feeble minded. So Kodak ने भी इसी तरह से एनालिसिस किया था कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर था मदर्स का लिया उन्होंने, और जो आईक्यू लेवल लिया वो जो था एवरेज आईक्यू लेवल लिया. तो आगे देखा कि जो आगे जिनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया उनका इंस्टेड कि उनका आईक्यू लेवल कम भी है, जिन बच्चों का उनको अच्छे एनवायरनमेंट के कारण वो उनकी डेवलपमेंट अच्छी हुई है, और जिनका आईक्यू लेवल अच्छा भी है उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो उनकी भी डेवलपमेंट लेवल पे नहीं होता है. The case history of some children reared in the forest by wolves also throw light on the role of environment in the personality development. One of such children was Ramu, known as the wolf boy. When he was quite young, he was picked up by the wolves. He remained among the wolves for a pretty long time and became wolf in food habits, speech and other traits. आप सबने कार्टून देखा होगा मोगली, बचपन में देखते थे मोगली. तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो मोगली होता है वो वहाँ जंगल में रह जाता है एंड ही देन लर्न द वे द एनिमल्स टॉक, द एनिमल्स वॉक एंड देयर बिहेवियर. तो बच्चा जब जंगल में रह जाता है उसे कोई ह्यूमन नॉलेज नहीं मिली है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो एनिमल्स के बीच में हुई है. तो वो वही कुछ लर्न कर रहा है जो वहाँ के एनिमल्स जिस तरह से रहते हैं, उसी तरह से वो चलता है, उसी तरह से वो खाता है. तो कंप्लीट उसकी लैंग्वेज भी ऐसे ही है, उसे कोई वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है. तो इससे क्या प्रूव होता है कि आपकी हेरिडिटी में जो था उसने कोई रोल प्ले नहीं किया. आपको जो एनवायरनमेंट मिला आप उसी के अकॉर्डिंगली डेवलप हुए हो. सो इट ऑल डिपेंड्स आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है. सो इसी तरह से जो एक्सपेरिमेंट किया था, द बॉय नेम वाज रामू, जो कि एक वुल्फ बॉय के नाम से जाना जाता है. तो उसको भी वहाँ जंगल में वो वुल्फ्स के बीच में रहा, तो उसकी सारी हैबिट्स, स्पीच, जितने भी ट्रेड्स थे वो बिल्कुल वुल्फ जैसे थे. सो ही वाज नॉट एबल टू टॉक और परफॉर्म लाइक ह्यूमन बीइंग. So it depends आपको environment कैसा मिल रहा है, आप सब कुछ वहीं से ग्रैब करते हो. Then come conclusions regarding the relative importance of heredity. इससे पहले हम कुछ और बातें करेंगे environment को लेकर. So हमने ये भी देखा कि जो environment के काफी सारे experiments देखे, जिसमें इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो इसी तरह से जो एनवायरमेंटलिस्ट थे तो उन्होंने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि फेवर में जाते थे कि एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है. सो देयर वाज एन एग्जांपल ऑफ होगोफिश. होगोफिश है उस पे एनवायरमेंटलिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. सो होगोफिश में क्या है कि अगर हम होगोफिश को एक एबनॉर्मल टेम्परेचर में डाल दें, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके क्या होंगे, 1 आई होंगे इंस्टेड ऑफ 2 आईज. क्योंकि जो उसके बच्चे होंगे फिश के, उनके 2 की जगह 1 आंख होगी.
तो फिर उसे जो टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए था, जो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। सो व्हाट हैपेंड कि उनके फिर उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई वैसी, एंड दे गॉट देयर इज डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, और उनकी एक आई थी। दिस शोज दी हेरिडिटी थ्रू द टू आई होनी चाहिए थी, लेकिन वन आई हुई है, बट एनवायरनमेंट वाज नॉट देयर, टेम्परेचर अब नॉर्मल था, इस कारण वन आई हुई। सो एनवायरनमेंट प्लेज अ बिग रोल। अनदर एग्जांपल इज ऑफ फ्रूट फ्लाई। सो फ्रूट फ्लाई जो होती है, उसको भी अब नॉर्मल टेम्परेचर में डाला, तो ये था कि उसके जब अब नॉर्मल टेम्परेचर में डाला तो उसकी बहुत सारी लेग्स इंस्टेड ऑफ 6 लेग्स। तो वही टेम्परेचर जब अब नॉर्मल था तो उसकी जो आगे ऑफस्प्रिंग्स हुए तो उनकी न्यूमरस लेग्स थी। दिस आल्सो शोज एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल, हेरिडिटी थ्रू उसकी 6 लेग्स नहीं मिली। देन कम्स एग्जांपल ऑफ ग्रेट मैन। तो हम अगर बात करें शिवाजी, गांधी, आइंस्टाइन की, तो उनके पास बहुत टैलेंट था, बहुत नॉलेज थी, उन्होंने बहुत अचीवमेंट किया, लेकिन दे लैक फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इट। जैसे कि उन्होंने ये जो भी अचीव किया, उनके पास वैसा एनवायरनमेंट उनको मिला, वैसा उनको टाइम मिला, तो तभी जाते वो एक ग्रेट बने। उन्होंने उस चीज को मैनिफेस्ट किया, ठीक है। और अगर उनको वैसा एनवायरनमेंट वैसा ना मिला होता तो मे बी वो इस लेवल पे ना होते। Then came example of civilized and savage nation existing side by side. आप देख सकते हैं कि जैसे मेट्रो सिटीज हैं, उसके साथ जैसे जो भी विलेजेस हैं, तो वो भी काफी डेवलप्ड है। अगर हम बात करें दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली से एडजेसेंट जितने भी विलेजेस हैं, if you go there, they are just like Delhi only. तो आपको फील नहीं होगा कि हाँ दिस इज विलेज। व्हाई? क्योंकि जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है वो वहां तक भी ट्रेवल कर रहा है, तो लोगों की सोच, लोगों की थिंकिंग, लोगों का वे ऑफ लिविंग, तो वो एनवायरनमेंट जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है कि वहां पे भी ऐसी डेवलपमेंट है। देन कम्स द मोरे आइलैंडर्स। द मोरे आइलैंडर्स जो थे, उसमें भी वहाँ जो मोरे एक आइलैंड था, वहाँ के लोगों को ज्यादा लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको सिर्फ 6 तक की काउंटिंग आती थी। तो बेसिकली वो लैंग्वेज जो थी वो उसी लेवल पे थी। तो स्कॉट्स जो थे, उन्होंने वहां पे जाके ऑक्यूपाई किया, एंड देन दे देन मेड देम टू लर्न द सर्टेन मैथमेटिकल एबिलिटीज, मैथमेटिकल स्किल्स, एंड देन द पीपल वर सिविलाइज्ड देयर। सो वी कैन से कि पहले वही आइलैंड था, तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनको वैसा एनवायरनमेंट मिला, सो दे ऑल वर डेवलप्ड। Then was the case of Ramu, which we have discussed right now, the wolf boy. Then comes the case of Amala and Kamala. Amala and Kamala, they were aged 2 and 9 years. और ये बंगाल में थी, तो उन्होंने भी वो भी वूल्स में ऐसे जंगल में रह गई थी। उनके पेरेंट्स वॉक एक्ट लाइक वूल्स ओनली, तो इससे यही पता चलता है जस्ट लाइक रामू केस की वही एनिमल्स में रही है, तो वो भी उनकी वैसे ही अपब्रिंगिंग हुई। Then was the case of Anna and Isabella. इसमें भी यही इसी तरह से बहुत कुछ बच्चों की स्टडीज की गई हैं जो जंगल में रह गए हैं, तो वो दे वर्ड लाइक जस्ट जंगल एनिमल्स ओनली। देन कम्स केलॉग्स एक्सपेरिमेंट। तो केलॉग्स ने क्या किया था, एक चिंपैंजी था, उसने अपने एक 7 मंथ ओल्ड सन के साथ दोनों को इकट्ठे पाला। तो जो भी ट्रेनिंग वो देता था अपने बच्चे को, वो सेम ट्रेनिंग उस चिंपैंजी को भी देता था, कैसे खाना खाना है, कैसे बोलना है, ठीक है, उसे पढ़ाना भी, एवरीथिंग। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब वो सारी चीजें अपने बच्चे के साथ कंप्लीटली वैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाता था, तो धीरे धीरे आप ये देखा कि हाँ हेरिडिटरी तो उसका चिंपैंजी उस लेवल पे नहीं आ सकता, लेकिन उसने काफी सारी चीजें सीख ली, कैसे फोर्क को पकड़ना है, कैसे खाना खाना है प्लेट में से, इवन तो 50 वर्ड्स उसको समझ आने शुरू हो गए थे, ही इज एबल टू स्पीक सम ऑफ द वर्ड्स इवन। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि हेरिडिटी तो थ्रू उसकी लिमिट थी, वो नहीं कर सकता, लेकिन एनवायरनमेंट उसे दिया तो उसका काफी वो पुश अप हुआ। देन कम्स नर्सरी एजुकेशन। तो नर्सरी एजुकेशन में हम देखते हैं आजकल प्ले वे मेथड और प्री नर्सरीज हैं, तो जो बच्चे अर्ली स्कूल्स में चले जाते हैं, नर्सरीज में जाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाता है, उनकी जो शार्पनिंग ऑफ ब्रेन हो जाती है, और उनका जो IQ लेवल है वो 4 से लेके 5 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है। देन कम्स अवतार्स एक्सपेरिमेंट। सो ऐसे ही अवतार ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बच्चे थे जो उन्हें सोसाइटी से दूर रखा टम्ब नर्सेस के पास, ठीक है, जिनको कुछ सुनता नहीं था, और वैसे ही जो बच्चे जो थे
वो उनसे कोई बात नहीं करते थे, तो जो बच्चे हुए वो भी हालांकि फिजिकली वो ठीक थे लेकिन वो भी आगे आगे डाउन किए। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे ये पता चला कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आपके फिजिकल एनवायरनमेंट हो या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में पड़ता है। आइडेंटिकल ट्विंस की हमने बात की है, सेम है लेकिन अलग अलग कर दिया। जैसे कुछ ऑर्फन्स भी हम अगर बात करें, जैसे ऑर्फन्स होते हैं, अगर पेरेंट्स के पास हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो रही है, वही अच्छी गुड पेरेंट्स एंड अच्छे जीन्स हैं उनमें, लेकिन जब ऑर्फनेजेस होम में चले जाते हैं वहाँ उनकी कोई केयर नहीं है एंड तो उनकी वजह से ही डेवलपमेंट वो उसी में लोअर लेवल पे आ जाते हैं। सो इसी तरह से हमें पता चलता है कि जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना बहुत ही जरूरी है। रेसेस की बात करें, डिफरेंट रेसेस हैं, लाइक अमेरिका है या उनके नीग्रोज हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है कि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। अगर कोई बिल्कुल लोअर रेस से भी एक अच्छे डेवलप्ड एरिया में रहता है तो उसका ब्रेन भी वैसे डेवलप होता है और उसकी पर्सनैलिटी और उसका अपब्रिंगिंग भी वैसी हो जाती है। Then comes there is so environment, it plays a total role in the complete development of the personality and the thinking and your behavior. So ये थे कुछ experiments regarding this environmentalists. So next we will do next is the relative roles. So conclusion regarding the relative importance of the heredity and environment. So how we can do? अब हमने ये देखा कि हेरिडिटी जो है उस कारण भी बच्चे का डेवलपमेंट है बहुत जरूरी है, और एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली दोनों का रोल कैसे है और दोनों का हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हाउ दे प्ले द रोल बोथ। तो बेसिकली हम फाइनली यही कंक्लूड करते हैं कि बोथ आर नेसेसरी। डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट भी नीड है और हेरिडिटी की भी नीड है, बट द थिंग इज जो हेरिडिटी है वो आपकी लिमिट्स डिसाइड करती है। जो आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर है आपकी एक लिमिट बना देते हैं कि यू कैन डेवलप अप टू सर्टेन लेवल, बट इफ द एनवायरनमेंट इज गिवन, अगर आपको वैसा एनवायरनमेंट दे दिया है तब आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो। इनफैक्ट उससे भी थोड़ा बहुत क्रॉस कर सकते हो अगर अच्छे से एनवायरनमेंट और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग ड्रिलिंग की जाए। और एनवायरनमेंट ये कहता है कि अगर हेरिडिटी जैसा भी है एक सर्टेन लेवल का ऑफ हेरिडिटी जीन्स चाहिए, अगर एनवायरनमेंट ये बात करते हैं कि अगर अच्छे से एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चे को और भी ऊपर पुल किया जा सकता है। अगर एनवायरनमेंट बेकार है और हेरिडिटी वाले जीन्स अच्छे हैं तो कोई फायदा नहीं, वो बच्चा आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। सो बोथ आर नीडेड, द एनवायरनमेंट प्लेज मेजर रोल एंड हेरिडिटी इट सेट्स द लिमिट up to where you can develop. So here's the conclusion regarding the relative importance of heredity and environment. The supposition that some particular trait in the individual is exclusively the product of his heredity and environment. It does not hold any ground. So in this connection, Melva and Page have said it very correctly that every phenomena of life is the product of both. Each is necessary to the result as the other. तो वही हमें दोनों ही important है, heredity भी चाहिए और environment भी चाहिए, दोनों के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। The controversial arguments regarding the relative importance of heredity and environment are quite useless. The question whether heredity is more important than environment or vice versa is of similar nature as to ask whether the seed or the soil is more important for the proper development of a plant. तो वही बात है कि दोनों ही important है, सीड ज्यादा चाहिए या सॉइल चाहिए, दोनों ही चाहिए। बिना सीड के भी प्लांट नहीं होगा और बिना सॉइल जो उसे एनवायरनमेंट मिलता है उसके कारण, अगर सॉइल नहीं है तो वो सीड पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। तो दोनों चीजें चाहिए, सीड भी चाहिए और सॉइल भी चाहिए। तो इसी तरह से डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी चाहिए। In judging the relationship between heredity and environment, now it can be said that it is absurd to make statements like heredity or environment. The either and or relationship between these two terms does not exist. तो हम और नहीं कह सकते कि like heredity और environment चाहिए, हम यही कहेंगे कि that you need heredity and environment. So let us also study the relationship between heredity and environment from another different angle. As a gift from heredity, we got our working capital, but it is the environment which gives us opportunity to invest it. So वही है कि आपके हेरिडिटी थ्रू आपको अंदर का एक स्टैमिना, एक पोटेंशियल मिला है,
और जो एनवायरनमेंट है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस पोटेंशियल को और आगे राइज कीजिए। देखिए, ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, हम बात करते हैं हर इंडिविजुअल की, हम सब में हेरिडिटी थ्रू कह लीजिए, बाय नेचर भी सब पोटेंशियल्स होते हैं, ऑलरेडी देयर आर प्रेजेंट इन आवरसेल्व्स। सो इट्स जस्ट लाइक यू आर पंपिंग ए हैंड पंप, है ना, हैंड पंप करते हैं तो पानी नीचे जमीन में होता है काफी। सो व्हाट वी डू, वी पुट सम वाटर एंड व्हेन देन वी पंप द हैंड पंप, तो उससे क्या होता है कि पानी ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर आता है। तो इसी तरह एवरी ह्यूमन बीइंग के अंदर सब कैपेबिलिटीज, पोटेंशियलिटीज और एबिलिटीज होती हैं, बट वो नीचे स्प्रेस्ड होती हैं। लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा हिलाएं, एंड वो जब बाहर आए तो वो अच्छे से बाहर भी आ जाती है। सो वो आएंगे अगर आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट उसमें इनपुट दोगे, तो उस एनवायरनमेंट के कारण जो आपकी एबिलिटीज है, पोटेंशियलिटीज, वो सब बाहर आएंगी। दैट इज नोटिसेबल। If the environment cannot help us in growing beyond the limits determined by heredity, at least it gives us enormous assistance within that limits. How far as a rubber band can be stretched depends upon the nature of raw material used in it. तो वही है, रबर बैंड को हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर रबर बैंड की अच्छी क्वालिटी है, ये सकता है हेरिडिटी स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप उसे अच्छे से और अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो वो ये है कि आपके अंदर हेरिडिटी स्ट्रक्चर कैसा है, तभी आपकी एबिलिटीज, स्टैमिनास, जितने भी आपकी पोटेंशियलिटीज हैं, वो अच्छे से एक्सपैंड हो सकती हैं इफ योर हेरिडिटी स्ट्रक्चर इज गुड इनफ टू bear all that struggles. So environment that leads to become you a successful person in your era. So finally we concluded. So the role of both are very important. So basically we need both heredity and environment. And heredity is the basis. Basically it's the basis which is the basic characteristic or trait from where your personality develops, and it contains both physical and intellectual trait. Heredity, it sets the limit, वो आपकी एक लिमिट तय कर देते हैं कि yes, by good environment, और जब bad environment you can rise up to that level or you can degrade also. So intelligence जो है उसका influence होता है कि आपको कैसी एजुकेशन दी जा रही है, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन कैसा है, आपकी रूरल अर्बन लिविंग कैसी है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है। तो इंटेलिजेंस पर भी उसका पूरा इन्फ्लुएंस होता है इन सब चीज़ों का। और देयर इज रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी इज मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट, ऐड नहीं कहेंगे, मल्टीप्लाइड, क्योंकि दोनों का सिग्निफिकेंट फैक्टर है पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए। सो कंप्लीट पर्सनालिटी के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, दैट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट. So this was the relative importance of heredity and environment. Then comes the educational implications or significance. और क्या हम इस नॉलेज को, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा है, इसको एजुकेशन फील्ड में इसका क्या रोल है। सो बाय नोइंग द नॉलेज ऑफ लॉज ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी के लॉज हैं, हमें मालूम है कि जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे एग्जैक्टली वैसे भी हो सकते हैं, उनसे ऊपर भी उठ सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो ये नॉलेज जब टीचर को पता होती है तो शी कैन इजीली हैंडल इंडिविजुअल चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द हेरिडिटी स्ट्रक्चर। उसे मालूम है कि बच्चे का हेरिडिटी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो उसको डेवलप करने के लिए वो इस लेवल तक डेवलप हो पाएगा, एंड शी इनपुट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दैट थिंग, किस तरह से और डेवलप कर सकते हैं। और अगर उसे नॉलेज ना हो हेरिडिटी का, तो वो जितना मर्जी हायर लेवल से हायर में पढ़ाती जाए या कुछ कुछ करती जाए, तो वो सारा उसके वेस्ट भी हो जाएगा, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सो इससे हमें नॉलेज मिलती है कि एक बच्चे का जेनेटिक स्ट्रक्चर और उसको उस हिसाब से हम कितना उसे एनवायरनमेंट अच्छा देकर उसे कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो देयर इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लाइक एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, तो सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और सबका डेवलपमेंटल जो प्लान है वो भी सबका डिफरेंट है। So every child covers the developmental milestone according to his or her own heredity. तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, जल्दी उठना सीख जाते हैं, कोई थोड़ा लेट करते हैं, कोई जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कोई लेट बोलते हैं। तो वो जैसा भी उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली उनका है। लेकिन जैसे हम अगर उनको एनवायरनमेंट वैसा दें, प्रैक्टिस उनकी अच्छे से कराएं, तो वो चीज़ अपलिफ्ट हो सकती है। So providing guidance
तो हम गाइड कर सकते हैं जो भी बच्चे हैं उनको कैसे डेवलप करना है, उनके हेरिडिटी स्ट्रक्चर को जानते हुए उन्हें प्रॉपर एक वैसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। Conducive home environment. Yes, the home environment should be very conducive. Basically बच्चा जो उसकी फर्स्ट लर्निंग होम से ही होती है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट अगर घर में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो आगे डेवलप नहीं हो सकता। सो घर का एक बहुत ही कंड्यूसिव और हेल्दी इन्वायरमेंट होना जरूरी है। देन इज सुटेबल इन्वायरमेंट इन द स्कूल। यस, तो सेकंड फील्ड बच्चे की स्कूल में आ जाती है। स्कूल में भी उसको बिल्कुल जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव होना चाहिए, ठीक है, वहाँ ही बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। देयर मस्ट बी एनरिच्ड प्रोग्राम्स लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो होनी चाहिए, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज होनी चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ सकें, ठीक है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल गाइडेंस होनी चाहिए ताकि एफिशिएंटली वो उस चीज को समझ पाएं। स्टाफ भी क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, और स्टाफ के अंदर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि जिस तरह का जेनेटिक स्ट्रक्चर है बच्चे का उस तरह से वो उसे हैंडल कर सकें। और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो भी ज़रूरी है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए वो सारे अवेलेबल होने चाहिए स्कूल में। एंड स्कूल शुड बी सिचुएटेड इन द ओपन लोकेलिटी, तो ग्राउंड होनी चाहिए ताकि बच्चे खुल के वहाँ खेल सकें। फ्रेश एयर होनी चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, और कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग साउंड से दूर होनी चाहिए। तो बच्चों को एक कंप्लीट एटमॉस्फेयर, एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिले जिसमें उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। देन इज द सुटेबल सोशल एनवायरनमेंट। तो बच्चे का एक घर है, स्कूल है, बाकी जहाँ वो रहता है वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, लाइक नेबरहुड। तो उसमें भी बच्चा अब खेलता है, वहाँ फ्रेंड्स बनते हैं, तो एक हार्मोनियस डेवलपमेंट होती है पर्सनैलिटी की। तो वहाँ पे भी पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, जितने भी मेंबर्स है सोसाइटी के, उनको क्रिएट करना चाहिए कि एक सूटेबल सोशल एनवायरनमेंट जिसमें बच्चे खेलें, इंटरेक्ट करें, उनकी ग्रोथ हो, उनकी डेवलपमेंट हो, और जो भी लैगिंग फैक्टर हैं वो आगे बढ़ सकें, उन चीज़ों को कवर अप कर सकें। So environment is very very important, and heredity it sets the limit. Both are important for the complete development of the child.